हेलो बच्चों, क्लास 11th का एक बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर हम आज हाजिर हैं आपके सामने। ख़ास इतना है बच्चों कि पूरी फिजिक्स इसके ऊपर डिपेंड करती है। हम फिजिक्स की बैकबोन कह सकते हैं इस टॉपिक को। इस पूरे के पूरे जितना भी हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट हमारे लिए बहुत ख़ास होगा। इसके दो रीज़न है इसके। एक तो फिजिक्स में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और दूसरा 10th क्लास तक जो बच्चे पढ़ के आते हैं वहाँ एक अलग प्रकार का मैथमेटिक्स हम डील करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स जिसको हम कहते हैं, लाइफ में आमतौर पर उसी की हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक अलग टाइप के मैथमेटिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। 10th तक हमने सिंपल अलजेब्रा पढ़ा है। a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए माइनस बी हम निकाल देंगे। एक नंबर 7 है, एक 3 है। 7 और 3 को जोड़ोगे तो 10 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 मिलेगा। एक सिंपल अलजेब्रा है। लेकिन जब हम वेक्टर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ बच्चों एक अलग टाइप का अलजेब्रा भी हमें समझना होगा। अगर वो आप नहीं समझ पाए तो आप फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर का बहुत अहम रोल है। फिजिक्स की जान है ये, ठीक है ना। अगर ये आपने ढंग से सीख लिया इस वेक्टर के पार्ट को, आप मैथमेटिकल टूल का पार्ट भी कह सकते हो इसको। इट मे बी द पार्ट ऑफ मैथमेटिकल टूल, वहाँ भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स का यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, पूरे वेक्टर को आप ध्यान से पढ़िए। आप कहीं से भी पढ़िए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, पूरा फोकस आपका बच्चों वेक्टर पे होना चाहिए। अगर वेक्टर आपका वीक रह गया तो फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। बैकबोन है फिजिक्स की, पूरी फिजिक्स की बैकबोन है ये वेक्टर, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसको बारी बारी से हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करें, और अपने मोड को चेंज कीजिए। अभी तक जो मोड आपका है, जिसे कहते हैं ना पैरेलल स्पेस माइंड में आप एक डेवलप कर लें अपना, कि वो मैथमेटिक्स तो है ही है, साथ में पैरेलल एक मैथमेटिक्स और हमने डेवलप करना है। और दोनों को एक साथ अब जब यूज़ करेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसीलिए इसको हमें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एक बहुत ही खास टॉपिक फिजिक्स का, वेक्टर, जिसको हम फिजिक्स की जान कहते हैं। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, जब आप फिजिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, बेसिक फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, अच्छी वाली फिजिक्स जब आएगी, आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझोगे, क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये पता तो तब चलेगा ना जब इसको समझेंगे। तो आज हमारी बेसिक जो हमारा आज का जो लेक्चर है, केवल वेक्टर के बेसिक्स पे है। आज कोई हाई फाई टॉपिक नहीं होगा, लेकिन वेक्टर के बारे में हम कोशिश करेंगे हर पॉइंट को डिस्कस करने की, ताकि हम इसको आगे आने वाले टाइम में अच्छे से समझ सकें और इसको अप्लाई भी अच्छे से कर सकें। मेन बात ये बच्चों, सीख लिया, सीखने के बाद हम इसको फिजिक्स में अप्लाई कैसे करेंगे, वो भी हमारे लिए एक मेन चैलेंज रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब क्वेश्चन यही आता है बच्चों, वेक्टर है क्या। देखो, फिजिकल क्वांटिटी को हम आमतौर पर जो 11th-12th में पढ़ते हैं, वो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस करते हैं। एक स्केलर और एक वेक्टर। एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। इनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। नो नीड ऑफ डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हर डायरेक्शन में वो अपना मैग्नीट्यूड सेम देंगे। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की हमें स्केलर क्वांटिटी के लिए जरूरत नहीं होती। हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे मान लिया स्पीड की मैं बात करता हूँ, अगर एक गाड़ी की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, तो बस ये सफिशियंट है हमारे लिए इसका पता होना, एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं बच्चे। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और यूनिट क्या है, उसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस, तो जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस है, टाइम है, ठीक है, वॉल्यूम है, मास है, सब की जो वैल्यू है वो हर डायरेक्शन में हमें सेम मिलेगी। हमें ज़रूरत ही नहीं है डायरेक्शन का पता करने की, क्योंकि कोई वैल्यू के ऊपर इसके ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कुछ भी।
ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे, जिसमें केवल क्या हो बच्चों, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन की सेंस वहां पर हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, कि किस तरफ डायरेक्शन है उसकी। एक रोड है, जैसे ये है, ये पेन है, अगर मैं इसको ऐसे ओरिएंटेशन कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर दूँ या ऐसे कर दूँ, जैसे मर्जी कर लो बच्चे, इसकी लेंथ जो रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9th में इतना तो पढ़ा है ना आपने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है ना वो डिपेंड ही नहीं करता किस तरफ गया, कैसे गया, बस ये है कि कितना गया है, वो आप लगातार मापते जाइए कितना कितना गया है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमें इस बात पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ गया है, किस डायरेक्शन में गया है, नॉर्थ में गया है, ईस्ट में गया है, वेस्ट में गया है, और कितना गया है। तो वहाँ दो बातें आ जाती है, सेंस ऑफ डायरेक्शन भी आ जाती है। ओके, तो वेक्टर क्या है फिर, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यही डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती बच्चों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलो laws of vector algebra। अब ये मेन बात है, स्केलर क्वांटिटी केवल सिंपल अलजेब्रा को के रूल को यूज करते हैं, ठीक है ना। सिंपल मल्टीप्लाई जो हमने पढ़ी है, एडिशन जो डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, जो सिंपल रूल हमने पढ़े हुए हैं, सिंपल अलजेब्रा के जो रूल हैं, स्केलर क्वांटिटी उन सभी रूल को फॉलो करती है। लेकिन वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड होगी विद डायरेक्शन, और साथ में वो वेक्टर जो अलजेब्रा है, जो वेक्टर अलजेब्रा है, उसके लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर अलजेब्रा क्या है, वो जब हम आगे बढ़ेंगे उन सभी को हम डील करेंगे, कैसे कैसे कौन से रूल स्पेशल हम वेक्टर के लिए फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों, इस वेक्टर का कॉन्सेप्ट आया कैसे, इसकी जरूरत कैसे पड़ी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसीडर दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है कोई, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया इस तरफ, और आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया इस तरफ। अगर हम सिंपल अलजेब्रा की बात करें तो हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, और उन क्वांटिटी का जो नंबर है, एक 5 है और दूसरे का भी कितना 5 है। तो आपसे कोई कहे नेट सम बताइए कितना आएगा, तो अगर सिंपल अलजेब्रा की हम बात करेंगे तो नेट सम, अगर हम बात करें, सम जब वर्ड आता है तो हम कहेंगे 5 + 5 10। लेकिन आप खुद देखिए 5 इस तरफ 5 इस तरफ, लेकिन जब हम इफेक्ट देखते हैं इसका, तो इफेक्ट बच्चों इसके ऊपर कुछ भी नहीं आता। यानी हमें तो फिजिकल क्वांटिटी के इफेक्ट से यहाँ मतलब था, जो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा वो कुछ भी नहीं आया। तो हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर तो नेट फोर्स 0 है, जबकि दो नंबर लगे हुए हैं इसके ऊपर, 5 और 5 के। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और आपने ये कह दिया वी हैव अप्लाइड फोर्सेज ऑन एन ऑब्जेक्ट ईच ऑफ 5 न्यूटन, तो इतना कहने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने फोर्स भी लगाए तो किस डायरेक्शन में लगाए हैं। वी हैव अप्लाइड 2 फोर्सेज ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब तक आप डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे तब तक बच्चे उसका कोई भी यूज नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। वेक्टर के लिए हम बात करते हैं तो फोर्स जो आता है वो वेक्टर कैटेगरी में आता है, क्योंकि सेंस ऑफ डायरेक्शन वहाँ क्या कर रही है, मैटर कर रही है जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात, रूल अलजेब्रा के फॉलो करेंगे। जैसे स्केलर क्वांटिटी है, तो मान लिया एक नंबर बच्चों 7 है, एक नंबर 3 है, तो बच्चों 7 + 3 अगर लिखेंगे तो ये हमेशा 10 मिलेगा आपको, और 7 - 3 लिखेंगे तो बच्चों ये मिलेगा 4। या तो आंसर आएगा 10 या आएगा 4। अगर ऐड कर रहे हो तो 10 आएगा और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 4 आएगा। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो 7, यहाँ पर ये बेटे नोटेशन हम वेक्टर के लिए दिखाते हैं 3, एक वेक्टर है 7, एक वेक्टर है 3, जिसका मैग्नीट्यूड तो 7 है बच्चे, विद डायरेक्शन 3 विद डायरेक्शन। अब हमें नहीं पता डायरेक्शन किस तरफ है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 10 से लेकर इन बिटवीन 10 and 4, इनके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, और 10 और 4 भी आ सकती है। ठीक है ना, 10 और 4 के बीच में भी कोई वैल्यू आ सकती है,
10 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 10 से ज़्यादा नहीं होगी, 4 से। लेकिन यही बड़ी हैरानी की बात है भाई 7 और 3 है, या तो 10 आना चाहिए या 4 आना चाहिए, या तो 10 आना चाहिए या 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 10 और 4 के बीच में कुछ भी आ सकता है। ये मतलब है वेक्टर अलजेब्रा का। तो हम किस प्रकार से रिजल्ट निकालेंगे वो आगे हम सीखेंगे, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल देखो, करंट है, करंट की डायरेक्शन आपको पता है बच्चे क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट, ये लिखना जरूरी है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बच्चों पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। फिर भी करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर है। क्यों है स्केलर? डायरेक्शन होते हुए भी, देखो यहां पर हमने कहा था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन ये डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर है। पहली बात तो जो डायरेक्शन हमने मानी है, डायरेक्शन कन्वेंशनल है, इसकी अपने हिसाब से हमने इसकी डायरेक्शन को माना हुआ है, ठीक। दूसरी बात क्या है, मान लीजिए जैसे ये वायर है, यहां से 6 एम्पियर करंट आया, यहां से 3 एम्पियर करंट आया है, यहां से 4 एम्पियर करंट आया है, 6 है, ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है। इन सब का करंट अगर हम एक पर्टिकुलर कोई 4th वायर ले लें, तो उस 4th वायर में से अगर आपसे कोई कहे कितना करंट आएगा भाई, तो इस 4th वायर में से बच्चों इनका जो करंट आएगा वो 6 + 3 + 4 वो आ जाएगा बच्चों 13 एम्पियर। मतलब ये हुआ करंट का जो आप जब ऐड कर रहे हो तो वो सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो कर रहा है, वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि वेक्टर में कंडीशन थी, तो इस कंडीशन को इसने फॉलो नहीं किया है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन इज ऑलवेज ए वेक्टर, ठीक है ना। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर always has direction, always has direction, ठीक है। बट a quantity having direction need not be a वेक्टर। वो जरूरी नहीं है बच्चों वेक्टर होगा। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है बेसिकली, जो ये पार्ट है टेंसर के पार्ट है। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वैल्यू क्या करता है, शो करता है, उसको टेंसर कहेंगे। उसको हम यहाँ हमारी डील उसमें नहीं है, स्टडी में नहीं है, तो हम यहाँ उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे बच्चों। तो वेक्टर का एग्जाम्पल देखो, वेक्टर का एग्जाम्पल हो गया बच्चों फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, स्केलर के भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एरिया और लेंथ ऐसे हैं बच्चों जिसको वेक्टर में भी ट्रीट कर सकते हैं और उसको स्केलर में भी ट्रीट कर सकते हैं। एरिया और लेंथ को आप वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हो और स्केलर भी ट्रीट कर सकते हो, वो मर्जी है आपकी। अगर हम सिंपल लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ स्केलर होगा, लेकिन जब हम लेंथ वेक्टर का बात कर रहे हैं, कहीं पर ओरिएंटेशन अगर हमें स्पेसिफाई करनी है तो आप उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हो। उस केस में उसको फिर वेक्टर के रूप में ट्रीट करेंगे, लेंथ वेक्टर बोला जाएगा, उसको लेंथ सिंपल लेंथ नहीं बोलेंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। आई थिंक यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया होगा। वेक्टर क्या है? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलोइंग सम वेक्टर अलजेब्रा रूल्स। उसके अकॉर्डिंग 7 और 3 का डायरेक्ट एडिशन ऐसे नहीं कि 4 और 10 हम कर देंगे, वो कुछ भी वैल्यू उसकी एग्जिस्ट कर सकती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल हो गए बच्चे। नोटेशन क्या होगी? आमतौर पर बच्चे वेक्टर की नोटेशन डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट मिलेगी। किसी में बोल्ड लेटर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, डार्क, बिल्कुल डार्क, अलग अलग जो पूरी जो उसमें राइटिंग है उसमें से बिल्कुल स्पेसिफिक अलग से डार्क अगर उसमें मिलेगी आपको कोई अल्फाबेट, तो उसका मतलब वो क्या है, वो वेक्टर को नोटेशन दिया हुआ है। और आमतौर पर हम इसको यूज ऐसे करते हैं बच्चे, जैसे कोई वेक्टर ए है उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये जो एरो है, ये ऊपर एरो, ये इसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब मान लेते हैं वेक्टर को दिखाएं कैसे। जैसे मान लिया हमारे पास फोर्स है 10 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, मान लिया बच्चों किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इसको कैसे बताओगे? 10 न्यूटन फोर्स तो एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो जो एरो की लेंथ है वो तो बताएगी बच्चे मैग्नीट्यूड को, और जो ये एरो के ऊपर कैप दिखा रखा है, ये कैप उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो ईस्ट की ओर एरो दिखाएंगे,
और ज़्यादा मैग्नीट्यूड है तो एरो का लेंथ ज़्यादा दिखा देंगे, और कम मैग्नीट्यूड तो इसकी लेंथ क्या दिखा देंगे, कम दिखा देंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी बच्चों, ईस्ट की तरफ होगी। ये इसका नोटेशन हो गया। ऐसे हम हर बार नोटेशन दिखाएंगे। अब मान लिया नेक्स्ट है 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स इन वेस्ट। अगर ये दे देता तो फिर उतना ही फोर्स हमारा किस तरफ आ गया बच्चों, वेस्ट की तरफ आ जाएगा। अब ये इस तरफ हो गया, तो फोर्स किसे लिखते हैं हम, एफ। ये नोटेशन आएगी बच्चों। तो अगर ये एरो इस तरफ होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पर इसको ऐसे दिखा दोगे, नो, अभी भी आप इसको इसी तरफ दिखाएंगे। फर्क क्या आएगा वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे फर्क है। तो नोटेशन दिखाने का तरीका एक ही होगा, एरो हम ऊपर एक ही तरफ दिखाएंगे, लेफ्ट से राइट में। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर की वेस्ट की तरफ डायरेक्शन तो वेस्ट में दिखाओगे, ईस्ट में है तो ईस्ट में दिखाओगे। तो इस प्रकार से इसकी नोटेशन दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है नोटेशन के बाद एंगल। दो वेक्टर में एंगल कैसे दिखाएंगे। मान लेते हैं बच्चे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर मान लेते हैं ए है, दूसरा वेक्टर है बी। ये वेक्टर क्या है बच्चों, बी है। तो एक पॉइंट पे देखिए एंगल पता करने का तरीका है। पहली बात तो एंगल दोनों में दिखाएंगे आप एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा जो कम एंगल बनेगा, स्मॉल एंगल जो होगा वो हमेशा उनके बीच का एंगल होगा। वैसे तो देखो ये एंगल भी बनता है, लेकिन कौन सा एंगल देखना हमने, स्मॉल एंगल देखना है। दूसरी बात, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर बाहर की तरफ होने चाहिए, तो वो एंगल हम दिखाएंगे। तो एंगल थीटा ये होगा। यहां बच्चे आमतौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए जैसे मान लिया एक वेक्टर बच्चे ऐसे दे दिया, ठीक है, और एक वेक्टर दे दिया ऐसे, ये वेक्टर ऐसे है, तो इनमें से कौन सा एंगल होगा, ये बड़ी पॉइंट, मेन पॉइंट है। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे दे रखा है, इनमें कौन सा एंगल होगा। एक वेक्टर ऐसे दे दिया, एक वेक्टर ऐसे दे दिया, इनके बीच में कौन सा एंगल होगा। तो मैंने क्या कहा था, एक ही पॉइंट से बाहर की तरफ निकलना चाहिए। तो देखो ये तो बाहर की तरफ नहीं निकल रहे, तो इसको, इस वेक्टर को अगर मैं आगे ऐसे दिखाऊं इस तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन ये आएगी बच्चे ऐसे, ये इस तरफ है। तो अब दोनों इस पॉइंट से दोनों बाहर की तरफ है, तो छोटा एंगल, दिस इज एंगल बिटवीन दैट। समझ गए। यहां देखो ये इस तरफ जा रहा है, इस पॉइंट से बाहर की तरफ इस वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, ये सेंस है इसकी डायरेक्शन की, ये इस तरफ है, दिस इज द एंगल। ये देखो ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन आप ये देखो इस तरह से, ये सेंस ऐसे ले सकते हो, इस पॉइंट से एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, अब एंगल कौन सा होगा, देखो यह एंगल कौन सा होगा। देखो दो एंगल है, एक तो ये एंगल बनेगा, ये तो बहुत बड़ा एंगल होगा, और हमने क्या कहा था एंगल कौन सा लेना है, आपने छोटे वाला एंगल लेना है। कौन सा लेना है, छोटे वाला एंगल लेना। तो इन दोनों में एंगल कौन सा बनेगा, ये मेन बात होगी बच्चे। देखो कैसे पता करोगे, एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ, एक ही पॉइंट से दोनों डायरेक्शन किस तरफ है, देखो वेक्टर बाहर की तरफ है, तो ये एंगल बनेगा इसमें। एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, अब कौन सा एंगल होगा। आप देखो इसको, ये ऐसे, इसको आप इधर गए हैं ना, तो इसको आगे बढ़ाओ, देखो ये वाला इस तरह से, दिस इज द एंगल बिटवीन दैम। तो एंगल को नोट करना बहुत जरूरी है कि आप एंगल को कैसे दिखाएंगे, उसके बगैर आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर आपने एंगल ही गलत ले लिया तो फिर सारा का सारा रिजल्ट ही फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर दो टाइप के हम डिफाइन करते हैं। पोलर वेक्टर वो होगा बेटे जो हैविंग, इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हैज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये जैसे आप, ये एक ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चे कहीं से तो उसने स्टार्ट किया होगा, कहाँ से डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हो, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक बॉडी फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसका अपना खुद का या तो स्टार्टिंग पॉइंट हो, या खुद का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर बोलेंगे। और जैसे मैं इस पे दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, तो मैंने फोर्स लगाया है, तो मेरे फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है यहाँ पर कोई ना कोई, तो उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ भी होगा, इट मीन्स दैट इज पोलर वेक्टर। दूसरा वेक्टर है बच्चों एक्सियल वेक्टर। इसकी डायरेक्शन जो होगी, ये वेक्टर जो है, वेक्टर हैविंग डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग एक्सिस, ऑलवेज अलोंग एक्सिस। ये हमेशा बेटे इसकी डायरेक्शन किसके लोंग होगी, एक्सिस के लोंग होगी। उसको हम एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एक्सियल वेक्टर। जैसे कोई भी बॉडी रोटेट करेगी, एक्सियल वेक्टर का कंसेप्ट तभी आएगा जब रोटेशनल इफेक्ट की हम बात करेंगे। जैसे बॉडी रोटेट कर रही है,
जैसे एंटी क्लॉकवाइज बॉडी रोटेट कर रही है तो उसको हम कैसे डायरेक्शन दिखा रहे हैं, कोई बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो उसको हम कैसे दिखा रहे हैं। तो एक्सियल वेक्टर के जो एग्जांपल होंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल्स होंगे। उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। देखो पार्टिकल तो ऐसे घूम रहा है लेकिन डायरेक्शन उसकी एक्सिस के अलोंग आएगी। जैसे मान लिया ये सर्कल है कोई, इस तरह से एक पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है ऐसे, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, रोटेशनल की, एंगुलर वेलोसिटी की, वो कुछ इस टाइप से आएगी, वो इसके अलोंग आएगी, एक्सिस के अलोंग आएगी। दिस इज द एक्सिस जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो गए बच्चों, टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। जहां भी रोटेशन का कॉन्सेप्ट आ गया तो रोटेशनल कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा जो वेक्टर हम एसोसिएट करेंगे दैट इज एक्सियल वेक्टर। तो वहां पर स्पेशल एक्सियल वेक्टर का ही रोल होगा बच्चों। ओके, उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है हम इसको डिस्कस करते हैं एक बार। है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। मान लेते हैं पहला पॉइंट प्रॉपर्टी में, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक वेक्टर है, लेट दिस इज एनी वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं इसके पैरेलल ही यहां डिस्प्लेस कर दिया, पैरेलल, खुद के पैरेलल ही अगर हम किसी वेक्टर को डिस्प्लेस कर देते हैं तो उस वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो वेक्टर सेम रहेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इफ वी डिस्प्लेस ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ देन देयर विल बी नो चेंज इन द वेक्टर। उसके मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी ये है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर दे दिया और अगर इस वेक्टर को हम 2 पाई के मल्टीपल एंगल पे रोटेट करवाते हैं, ठीक है, जैसे अभी ऑब्जेक्ट था ये, जैसे ये वेक्टर है कोई बच्चा, ठीक है, ये वेक्टर है और मैं इसको रोटेट करवाना चाहता हूं कितने एंगल पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे, 10 पाई पे, 12 पाई पे, 14 पाई पे, यानी 2 पाई के मल्टीपल अगर मैं रोटेट करवाना चाहता हूं तो कैसे, जैसे इसको रोटेट करवाया, यहां से रोटेट करवा के 2 पाई एंगल पे रोटेट करवाओगे तो वापिस यहीं आ गया, 4 पाई पे करवाओगे तो यहीं आ गया। यानी किसी भी वेक्टर को 2 पाई के मल्टीपल एंगल पे अगर आप रोटेट करवा रहे हो तो रोटेट करवाने के बाद बच्चों वो वापस वही प्रॉपर्टी, सेम उसका रिजल्ट आएगा, सेम वही वेक्टर होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर एक वेक्टर को, ये वेक्टर ए दे रखा है, ये वेक्टर ए दे रखा था, ठीक है, अब मैं इस वेक्टर को यहां से कुछ एंगल पे रोटेट करवा देता हूं जो 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, मान लो यहां ले आया इसको रोटेट करवा के, ये नया वेक्टर आ गया बच्चों। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपने, ये सबसे मेन पॉइंट है। यहां बच्चे बार बार गलती करते हैं कि सर लेंथ सेम है तो वो वही होना चाहिए। नो, विद डायरेक्शन ही बात बनेगी बच्चे। अगली जब डेफिनेशन हम करेंगे उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी किस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है, बड़ी खास प्रॉपर्टी है दोनों के दोनों, ठीक है। किसी भी वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मान लिया अगर ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने बच्चे एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, रियल नंबर से, रियल नंबर मान लिया n है, 2 वैल्यू ले ली, 3, 4, 5 जो भी है, अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं और पॉजिटिव n से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास नया वेक्टर आ जाएगा बच्चों na, और इसकी लेंथ जो है वो उतने टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इस n ने क्या फर्क डाला, अगर किसी वेक्टर को आप n से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो n से मल्टीप्लाई करने पर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगा n टाइम्स, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, n टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले वाली डायरेक्शन है, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने बताया था ना, जो लेंथ है वो क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड को, और जो ये एरो हो बताएगी किसको, डायरेक्शन को। देखो एरो पहले भी इसी तरफ थी और अब भी इसी तरफ है, तो इसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स बढ़ गया है उसका, n टाइम्स, तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी है। अगर इसी वेक्टर को मैं -n से मल्टीप्लाई करता, यानी n अगर नेगेटिव होता, फिर क्या होता,
फिर इस नंबर को इसको a से मल्टीप्लाई n से मल्टीप्लाई किया, n से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो। हैव यू गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तो क्या रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन। अगर एक वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर। अब देखिए ध्यान से, किसी भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके डायरेक्शन पे तो फिर भी फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली m, मास स्केलर है, और एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये आ गया बच्चों a। जब एक स्केलर का और वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिला? एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिली, एंड अगेन इट इज वेक्टर। तो स्केलर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमें मल्टीप्लाई में के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा? वेक्टर, क्योंकि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन मल्टीप्लाई के बाद जो न्यू क्वांटिटी आई है उसकी डायरेक्शन उसी तरफ होगी जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है बच्चों, वही डायरेक्शन किसकी होगी? फोर्स की होगी। ओके, ये मल्टीप्लाई बाय स्केलर है। अब हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस करते हैं जो हमें बहुत काम आएंगी। पहली डेफिनेशन है बच्चों, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स कब होंगे? देखो, जब भी हम इक्वल वेक्टर्स की बात करें, अकेले वेक्टर को नहीं बोलेंगे, फिर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें एक से ज्यादा वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ बोथ वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। यह सबसे बड़ी बात है, यह सबसे खास बात है। जैसे हमने दो रोड ले ली लोहे की, सेम लेंथ की ले ली और सेम बराबर रख दी हमने, हम कहेंगे इसे दोनों सेम लेंथ की हैं। लेकिन अगर वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे क्या वो इक्वल हैं, तो उसमें हमें डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि इसको कैसे ओरिएंट किया गया है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो अब हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर कैसे बचे? इक्वल वेक्टर हैं। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं थी, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तब हम इनको इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे। इक्वल वेक्टर के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड का भी और डायरेक्शन का भी सेम होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे दो बच्चे एक स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ पड़े, 100 मीटर की रेस लगानी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, 100 मीटर की रेस है, एक ही पॉइंट से दौड़े और दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल के, तो दोनों का तो बच्चे नेगेटिव वेक्टर क्या बताया हमने? मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। वही दो बच्चे, एक बच्चा दूसरे पॉइंट पे खड़ा है अपोजिट और एक यहाँ खड़ा है, और दोनों को हम कहें कि दौड़िए 100 मीटर की डिस्टेंस, लेकिन दोनों अपोजिट एंड पे खड़े हैं और दौड़ के ये बच्चा वहाँ पहुँच जाएगा, वो यहाँ पहुँच जाएगा, तो दोनों बच्चों के द्वारा अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो इक्वल तो होगी मैग्नीट्यूड में, तो लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उनकी? अपोजिट होगी, नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो मैग्नीट्यूड। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार अगर डिफाइन करना आ जाए व्हाट इज जीरो नल वेक्टर, तो क्या कहेंगे? वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। जब तक आप वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जब तक मेंशन नहीं करोगे तब तक वो डेफिनेशन अधूरी है, इनकम्प्लीट है, रॉन्ग है। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। तो जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब क्या है बच्चों? इनडिटरमिनेट डायरेक्शन। इनडिटरमिन मतलब फिक्स नहीं है, क्लियर नहीं है डायरेक्शन क्या होगी। कहोगे सर क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट। एक पार्टिकल मूव ही नहीं किया अपनी जगह से, हिला ही नहीं, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो होगी। तो किसका एग्जांपल होगा बच्चों? नल वेक्टर का एग्जांपल होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट।
ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। किसका एग्जाम्पल होगा? नल वेक्टर का। अब डायरेक्शन की बात देखिए, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो पता ही नहीं हमें किस तरफ मूव करेगा, किस तरफ दौड़ेगा। कोई भी डायरेक्शन एसोसिएट कर सकता है जब भी वो मूव करेगा, लेकिन जब तक वो रेस्ट पे है तब तक उसकी डायरेक्शन हमें पता ही नहीं है कि किस तरफ कोई डायरेक्शन वो एसोसिएट कर सकता है। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ नल वेक्टर। तो उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बच्चों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से पहले कोलिनियर वेक्टर कर लेते हैं हम, उसके बाद करेंगे इसको ई पार्ट करते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। दो वेक्टर इनके बीच में या तो बेटे 0 का एंगल हो या फिर क्या हो, वो एंटी पैरेलल है, तो वो दोनों वेक्टर इक्वल हो या क्या हो, नेगेटिव वेक्टर हो। दोनों कैटेगरी को ही हम किस में लेंगे? कोलिनियर वेक्टर में लेंगे। जैसे एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। अब इसमें मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन मेन कंडीशन ये है या तो दोनों वेक्टर में एंगल 0 होगा या फिर कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। कोई भी दो वेक्टर जिनके बीच में या तो 0 एंगल हो या 180 डिग्री का एंगल हो, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। अब मेन बात देखिए ध्यान से, सभी कोलिनियर वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते, लेकिन सभी इक्वल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे। हो सकता है बच्चे देखो ये दोनों इक्वल वेक्टर भी हों, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इनकी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। यानी इनमें इक्वल वेक्टर भी हो सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर भी हो सकते हैं, अनइक्वल वेक्टर भी हो सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड के हिसाब से। लेकिन अगर वेक्टर इक्वल है तो पक्की बात है वो कोलिनियर तो होगा ही होगा। लेकिन अगर वेक्टर क्या है? कोलिनियर है, तो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर इक्वल होंगे। एवरी सिंपली अगर हम कहें द सेट ऑफ एवरी सेट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स मे नॉट बी एन इक्वल वेक्टर, बट एवरी सेट ऑफ इक्वल वेक्टर इज ऑलवेज बी ए कोलिनियर वेक्टर। क्लियर? कोप्लानर, एक ही लाइन में थे बच्चे तो कोलिनियर, और अगर एक ही प्लेन में होंगे तो क्या होंगे? कोप्लानर होंगे। कोप्लानर जैसे ध्यान से देखो, कोप्लानर का मतलब बच्चों एक ही प्लेन, जैसे मान ले ये प्लेन ले लिया मैंने एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये प्लेन कौन सा हो गया? एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन में जितने भी वेक्टर एसोसिएट हो रहे हैं, जैसे भी इनकी डायरेक्शन हो, जैसे मर्जी हो, उन सभी वेक्टर्स को हम कोप्लानर कहेंगे। कोई चक्कर नहीं है मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है, डायरेक्शन सेम है या नहीं है, सेम लाइन में है या नहीं है, डजंट मैटर, बस एक प्लेन में होने चाहिए वो। जैसे ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड के अंदर बच्चे दौड़ रहे हैं, तो हर एक बच्चा अगर दौड़ रहा है फुटबॉल खेलते हुए, एवरी प्लेयर हैविंग देयर ओन वेलोसिटी बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। स्पीड भी डिफरेंट हो सकती है, डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है। कोई इस तरफ दौड़ रहा है, कोई इस तरफ दौड़ रहा है, कोई इस तरफ दौड़ रहा है, तो सभी के सभी इस ग्राउंड पे अपनी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ दौड़ रहे हैं। तो उस प्लेन में कोई ना कोई डायरेक्शन, किसी की ऐसे डायरेक्शन है, किसी की ऐसे है, किसी की ऐसे है। कोई हवा में तो नहीं जा रहा, कोई हवा में तो नहीं ऐसे तैर रहा है, हालांकि कई बार किक मारते समय ऐसा हो जाता है, लेकिन जब तो ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं, उन सभी के वेलोसिटी वेक्टर कोप्लानर वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि सभी के सभी एक ही प्लेन में एसोसिएट हैं। सभी कोप्लानर वेक्टर कोलिनियर नहीं हो सकते, लेकिन सारे कोलिनियर वेक्टर कोप्लानर होंगे। अब वही फुटबॉल की टीम है, दोनों टीमों को हमने लाइन बनाई और बोला भाई आप स्ट्रेट लाइन बिल्कुल 100 मीटर तक स्ट्रेट जाइए और स्ट्रेट आइए। वो स्ट्रेट एक तरफ जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं उसी स्ट्रेट लाइन में, वो कोलिनियर भी है और एक प्लेन में तो है ही। कोलिनियर होंगे तो पक्की बात है, बट एक प्लेन में तो होंगे ही होंगे। लेकिन एक प्लेन में सारे वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर होंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। जैसे खेल रहे हैं रेंडमली जाएंगे, वो तो प्लेन में तो हैं, लेकिन सभी की डायरेक्शन से अलग अलग है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, तो उस केस में हम उनको कोलिनियर वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्लियर? कंकरेंट वेक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कोइनिशियल वेक्टर्स भी बोलते हैं। एक ही पॉइंट पर लगने वाले जितने भी वेक्टर्स होंगे एक्ट करने वाले, वो सभी के सभी कंकरेंट वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे मान लिया ये ऑब्जेक्ट दे दिया, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स यहां 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 लग रहा है। 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट ए सेम टाइम। तो इस बॉडी को हम पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान के चलेंगे मुझे? इसको पॉइंट मान के चलेंगे। तो इस पॉइंट पर लगने वाले सभी फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्सेस कहेंगे, कंकरेंट वेक्टर कहेंगे या कोइनिशियल वेक्टर कहेंगे। अब हमारे पास बच्चे मेन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो है यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों?
एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होगा यूनिट, हैज यूनिट मैग्नीट्यूड बट, और एंड लगाइए, एंड डायरेक्शन अलोंग ए गिवन वेक्टर, डायरेक्शन अलोंग ए गिवन वेक्टर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपने वेक्टर बताया हुआ है तो उसके लॉन्ग जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है बच्चे, इसका मतलब इसको जिससे भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से उसके मैग्नीट्यूड पर कोई भी फर्क नहीं डालेगा। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको ताकि क्लियर हो जाएगा आगे पूरा इसमें। देखिए ध्यान से, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, ठीक है, और डायरेक्शन किसके लॉन्ग है, गिवन वेक्टर के लॉन्ग है, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या मतलब है इसका, ये देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं एक कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। ये बच्चे, ये हमने डिफाइन कर दिया कार की वेलोसिटी को, और ये वेलोसिटी है बच्चे, ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो बार बार बच्चे ये लिखने की बजाय अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो हमने क्या किया, इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने एक यूनिट वेक्टर एसोसिएट कर लिया भाई, आई कैप। यानी जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही है और उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो उसके मैग्नीट्यूड को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी समस्या मिट जाएगी, बार बार हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। अब इसको मैं सिंपली लिख दूंगा 20 मीटर पर सेकेंड और आई कैप। आई कैप लगता ही एकदम से आपके दिमाग में आ जाएगी, हाँ सर ये वेलोसिटी है और ये किसके लॉन्ग एक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ये यूनिट वेक्टर देखो, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मैग्नीट्यूड वही है। और डायरेक्शन किसके लॉन्ग है, डायरेक्शन जो वेलोसिटी आपको चाहिए थी उसी के लॉन्ग ये डायरेक्शन होगी। एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी थी तो ये डायरेक्शन किसके लॉन्ग बताएगा बच्चों, एक्स के लॉन्ग बताएगा। अगर वही कार नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, फिर इसको हम लिख देंगे 20 मीटर पर सेकंड माइनस का इंटू आई कैप, माइनस आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, v 20 आई कैप मैग्नीट्यूड। तो 20 तो बेटे पहले से ही मैग्नीट्यूड में, इसको तो लगाओ या ना लगाओ, और आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया, 1 दे दिया, तो ये आ गया 20। यहां भी इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 20 माइनस 20 आई कैप का मैग्नीट्यूड, माइनस 20 मॉडुलस करोगे प्लस 20, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1। अब देखिए मैग्नीट्यूड आपको पता है दोनों केस में क्या है, सेम है। तो डायरेक्शन कौन बता रहा था, आई कैप बता रहा था, ठीक है। और मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, अगर कोई वेक्टर ए यूनिट वेक्टर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस यूनिट वेक्टर को लिखेंगे वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ए को मैग्नीट्यूड से या इसको मॉडुलस में दिखा दो, ये इसका मतलब ही बच्चे क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर आपसे कोई किसी वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर लिखो, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर कितना वेक्टर है 20 आई कैप डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, कितना है मैग्नीट्यूड 20। ये देखो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया यूनिट वेक्टर वेलोसिटी का, आई कैप, और वही हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ था। ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज ए यूनिट वेक्टर, और इस यूनिट वेक्टर को बेटे आप निकाल लोगे तो यहां से यूनिट वेक्टर हैविंग ओनली ए सेंस ऑफ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर केवल और केवल क्या करेगा, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर के मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट, जस्ट सेंस ऑफ डायरेक्शन ये बताएगा। मल्टीप्लाई करने से ये किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं डालेगा, पहले भी मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों, ऑर्थोगोनल का मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आपको पता है हम 3 एक्सिस लेते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, के कैप। तो ये 3 वेक्टर अलग अलग स्पेसिफाई करते हैं। जब भी आगे हम पढ़ेंगे एक्स के लॉन्ग जब भी यूनिट वेक्टर ड्रा करना होगा आई कैप करेंगे, वाई के लॉन्ग जे कैप करेंगे और जेड के लॉन्ग क्या करेंगे बच्चों, के कैप करेंगे। तो आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों के तीनों जो यूनिट वेक्टर हैं इनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहेंगे। दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ओके, अगला पॉइंट
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, a vector which gives position of a particle from the origin with direction। अगर हमें ओरिजिन से किसी पार्टिकल की पोजीशन का या उसकी स्पेसिफिकेशन का पता करना है कि कहाँ से वो नोट लाई कर रहा है, तो उसके लिए बच्चों हम एक वेक्टर यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं जिसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। और पोजीशन वेक्टर हमेशा किसके लॉन्ग लगेगा ये भी बता दूं मैं, ये हमेशा ओरिजिन से बाहर की तरफ ही हम क्या करेंगे, इसको एसोसिएट करेंगे। तो क्या है बच्चों, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम ओरिजिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। लेट दिस इज ए पॉइंट पी। इस पॉइंट पी की पोजीशन बताना चाहते हैं हम ओ से, तो ओ से पॉइंट पी का जो पोजीशन हो बेटे, ओ से ओरिजिन से ड्रा करेंगे हमेशा, दिस इज वेक्टर ओपी। ओरिजिन से पी पॉइंट पे बाहर की तरफ जो डायरेक्शन आपने दी है या जो वेक्टर दिखाया है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो ओ पी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटे इसको, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अगर मान ले कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो ओरिजिन से ये जो आपने वेक्टर ड्रा किया है पोजीशन वेक्टर, तो इस पोजीशन वेक्टर को लिखें कैसे, ये भी एक मेन पॉइंट ध्यान से देखें। ओपी एक्स, इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है बेटे, आई कैप, तो इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, ये वेक्टर बन गया। प्लस वाई, वाई के लॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप, वाई इंटू जे कैप, प्लस जेड इंटू के कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका होता है। जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता है, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे। याद रखो बच्चों, इसको पीओ नहीं लिख सकते आप, ओपी ही लिखेंगे, क्योंकि ओपी से आपको ये पता चल रहा है कि हमने वेक्टर ओ से पी की ओर ड्रा किया हुआ है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड निकालने का भी सिंपल तरीका है, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। ये आया कहाँ से है, ये नेक्स्ट हम जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे ना वहां पर क्लियर हो जाएगी बात। और कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो उसका तरीका ये है बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आपको कहे इसका पोजीशन वेक्टर, इसको मैं आर से लिख लेता हूँ मुझे, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। तो आपसे कोई कहे फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए पोजीशन वेक्टर, इस पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ, तो क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएगा वेक्टर पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे ये बताया था हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर ए बताया था बच्चे अभी थोड़ी देर पहले, वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब पोजीशन वेक्टर कितना अपने पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर आ गई बेटे 1/2, ठीक है ना। तो जैसे आपसे कह दिया, ए पार्टिकल इन ए स्पेस हैविंग इट्स कोऑर्डिनेट 2, -3, 1, फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर एंड इट्स यूनिट वेक्टर। उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करो और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो। सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं बच्चे, आर कैप आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स कितना है 2 आई कैप, वाई कितना है -3 तो -3 जे कैप, प्लस जेड कितना है 1 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 + 9 + 1, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। चाहे यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो हमेशा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाए √14। तो इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर कितना आ गया बेटे, वेक्टर 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसके 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये यहाँ पर हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि हम किस प्रकार से यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है पोजीशन वेक्टर कैसे निकालें। पोजीशन तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होती है, ये पॉइंट O है, एक पार्टिकल यहाँ है A पॉइंट पे किसी भी टाइम पे, ठीक है, या P पॉइंट पे मान लेते हैं। कुछ टाइम के बाद वो यहाँ से Q पे चला गया, तो ये वेक्टर जो आ गया बच्चों, और ये जो वेक्टर है इसको ले लेते हैं R1, P का पोजीशन वेक्टर R1 मान लिया और इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया, R2। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो P से कहाँ गया है, Q पे, तो जो PQ है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा बच्चों, ठीक है। P से Q गया है, तो अगर Q से P जाता तो फिर क्या बोलते, QP को हम क्या बोलते, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। ये ध्यान रखना आपने, जहां से पार्टिकल गया है वो पॉइंट वहां से स्टार्ट करोगे, लिखने का जो नोटेशन होगी, P से Q गया तो PQ और Q से P गया तो QP। अब मान लेते हैं P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x1, y1, z1, और Q के जो कोऑर्डिनेट हैं बच्चों वो है x2, y2, z2। अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, दो पॉइंट दे रखे हैं और उनकी लेंथ निकालनी हो, तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट पी क्यू लेंथ जो हम है, पी क्यू लेंथ कितनी आएगी बच्चों, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, अगर वेक्टर लिख रहे हो तो i कैप, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, j कैप, प्लस z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 इंटू k कैप। ये बच्चे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। और 10th क्लास में आपको याद होगा, आपने डिस्टेंस निकालने का फार्मूला सीखा था, अगर पॉइंट दे रखे हो, ये वही तो आ गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट योर सम बेसिक ऑफ वेक्टर। उम्मीद है आप बच्चों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बच्चे हमारा, वो वेक्टर अलजेब्रा हम स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं और सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।